उसी रूल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसे अपन क्या कहते हैं, LDMU। क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? अपन ने भी ऑरेंज वाला एग्जांपल लिया था कि आप जितने ऑरेंज खाते जाएंगे हर ऑरेंज से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बस यही कह रहा है दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कि जैसे ही हम एक और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करेंगे, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो यूटिलिटी आपको सक्सेसिव यूनिट से मिलेगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये लगातार क्या होगी, कम होगी। सही है? जैसे जैसे हम किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। देखो डेफिनेशन का जो मैं बता रहा हूं, ये यूनिट है, यूनिट आप बढ़ा रहे हो 1 2 3 4 5 6, पहली यूनिट से कितनी मिली, 20, अब दूसरी से 20 नहीं मिलेगी, 16 ही मिली, तीसरी से 10 ही मिलेगी, चौथी से 4 ही मिल रही है, पांचवी से 0, तो यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी LDMU। सही है? तो रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब कुछ अजम्पशंस जो है ना वो सेटिस्फाई होंगे। इकोनॉमिक्स में ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी रूल है एप्लीकेबल तभी होगा जब उसके कुछ अजम्पशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे। क्या है? यूनिट ऑफ द कमोडिटी शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट। अब जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, तो चाय का जो साइज और वॉल्यूम है कम से कम 1 कप, तो अब 1 चम्मच आपने चाय पी ली तो उससे क्या होगा, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 कप स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी, इतना तो आप पिए। There should be no time gap in consumption period। कहता है कि चाय आपने पिए तो एक चाय पी, कप रखा और दूसरी चाय अभी उठानी है। ये नहीं कि एक चाय आप सुबह पी रहे हैं, एक शाम को पी रहे हैं, तो इतना गैप आ जाएगा, तो फिर तो आपको दोनों चाय में ही मजा आएगा। आप शर्त तो ये कि एक चाय पिए, कप रखें और दूसरी चाय उठा लें, उसकी बात हो रही है, तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए। पर्पस ऑफ द कंजम्पशन शुड बी सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और शो ऑफ। कि सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। अब आपने किसी से गोलगप्पे खाने की शर्त लगा दी कि यार मैं तो है ना 50 गोलगप्पे खा सकता हूं, तो अब जैसे जैसे आप गोलगप्पे ज्यादा खाते जाएंगे आपको तो मजा आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप शर्त के नजदीक पहुंच रहे हैं, 50 गोलगप्पों तक जैसे जैसे पहुंचेंगे आपको तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप शर्त जीतने वाले हैं। तो वहां डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, शो ऑफ है, इसलिए वहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मेंटल स्टेटस ड्यूरिंग द कंजम्पशन टाइम शुड बी द सेम। मेंटल स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप चाय पी रहे हैं और बीच में कोई आपको चाय का नुकसान बता दे, सही है, तो डेफिनेटली फिर तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका, और या फिर कोई कह दे कि हाँ भाई ऑरेंजेस खाने से तो ये फायदे होते हैं, ऑरेंजेस खाने से तो ये फायदे होते हैं। अब आपका मेंटल स्टेटस चेंज हो गया और आप ज्यादा से ज्यादा ऑरेंजेस खाने लग गए, तो आपको मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो किसी ने फायदे बता दिए। तो ये वो वाला चक्कर पड़ता है। प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इन सब में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें चेंजेस हो गया तो LDMU एप्लीकेबल नहीं होगा। और कमोडिटी शुड बी आइडेंटिकल, सारे ऑरेंजेस एक जैसे होने चाहिए, सारे चाय के कप जो है एक ही साइज के होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो ये चीज अपन ने यहाँ बताई है, यूनिट्स दे रखी है, ये MU लगातार कम हो रहे हैं। MU का टोल कर दिया 20, 20 and 16 36, 36 and 10 46, 46 4 50, 50 plus 0 50, 50 minus 6 that is 44। ये TU आपका बन जाता है। आपको पता है TU कैसे निकलता है, सिग्मा MU करने से TU निकलता है। और इसी का अपन ने डायग्राम बना दिया। देखो पहले MU था 20, फिर हुआ 16, फिर हुआ 10, फिर हुआ 4, फिर हुआ 0। 0 वाले को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ये बात मैंने आपको बता दिया था, जहां 0 MU होता है उसको पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। और उसके बाद आ गया -6। सही है? तो ये आपका हो गया नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो MU कर्व जो लिखा है, MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देख लो डाउनवर्ड आ रहा है, इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, 0 पहुंचा, नेगेटिव हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें एक वर्ड आया है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ सटाइटी को ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, जहां MU 0 है, लिखा है दिस पॉइंट MU इज 0, TU इज मैक्सिमम। तो इसी को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कह लो, पॉइंट ऑफ सटाइटी कह लो, एक ही बात है। अब हम आते हैं आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है, कि कंज्यूमर इसमें कहां फिट बैठता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि उसको सेटिस्फेक्शन जो हो रहा हो वो मैक्सिमम हो रहा हो, विद ए लिमिटेड इनकम, उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड ही खर्च हो रही हो, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और वो अपने जो अभी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको चेंज करने की उसकी कोई भी इच्छा ना हो। सही है? तो ये सब वर्ड याद कर लो कि कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लिमिटेड इनकम, और वो चेंज नहीं करना चाहता हो।
सही है। इसमें एक बात और भी कही गई है कि ये मान के चला गया कि कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल का मतलब होता है समझदार, मतलब वो अपना भला बुरा समझ सकता है। कंज्यूमर नो द डिफरेंट गुड्स, वो डिफरेंट गुड्स जानता है जो कि वो खरीद सकता है। इट मीन दैट कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। उसको जो भी चॉइसेस हैं उन सबका पता है और वो जो बेस्ट उसका सेटिस्फेक्शन जिस गुड से मिलेगा वो उसी को चूज करेगा। ये बात कहलाती है रैशनल कंज्यूमर। सही है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसके दो केसेस हो सकते हैं। एक होता है वन कमोडिटी अप्रोच जिसमें एक ही कमोडिटी हो, और एक होता है टू या मल्टी कमोडिटी अप्रोच। दोनों के डायग्राम जो हैं अलग अलग बनेंगे, तो उसको अपन को पहले समझना है। तो सबसे पहले हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में एक ही कमोडिटी होगी। ए कंज्यूमर परचेजिंग ए सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बीइंग ए रैशनल कंज्यूमर। देखो यहां वर्ड आया था, he will be at equilibrium when margin utility is equal to the price paid by the commodity। यानी जब उस मार्जिन यूटिलिटी और जो वो प्राइस पे कर रहा है वो दोनों जब बराबर हो जाएंगे, यानी जितना वो प्राइस पे कर रहा है उतनी ही उसको यूटिलिटी मिल रही है। वापस बोल रहा हूं, जितना वो प्राइस पे कर रहा है उतनी ही उसको यूटिलिटी मिल रही है, तो उस केस को अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। सही है। लिखा है while purchasing a commodity consumer compare its price with the expected utility। भाई आपको बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो आपको चीज पसंद आ गई, लेकिन आप उसकी यूटिलिटी को उसके प्राइस से कंपेयर करो ये तभी तो खरीदोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो उस चीज से आपको जो सेटिस्फेक्शन वो 100 का मिल रहा है, 100 रुपए तक का, और प्राइस आपको पे करनी है उसकी 120, तो फिर आपका इक्विलिब्रियम कहां हुआ? चीज तो आपको फायदा तो होगा 100 रुपए का, पैसे लग रहे हैं 120 के। मजा तो तभी आएगा ना, सेटिस्फेक्शन तो तभी होगा जब रुपए भी 100 लगे कि आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई। आपने कहा यार अगर ये 100 रुपए में मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। आपने कस्टमर वो शॉपकीपर से प्राइस पूछी भैया कितने की, उसने 100 ही बोली, तभी तो आप खरीदोगे। और यार मैं तो 100 ही सोच रहा था और ये 100 ही मांग रहा है, दे दो ले लो अपनी टी शर्ट, तो वहीं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। कंज्यूमर तभी तो उसको खरीदेगा। तो सीधी सी बात है, जो आप प्राइस पे करो और जो यूटिलिटी आपको मिल रही है, जब भी ये बराबर हो जाए तब आप उस कमोडिटी को खरीदना चाहोगे। अब मान लो यूटिलिटी आपको मिल रही है इससे 80 की और प्राइस लग रही है 100 की, तो फिर आप क्यों खरीदोगे कि सर ये तो मुझे नुकसान है, मुझे लग रहा है कि ये 80 की होनी चाहिए और ये तो 100 की है। और या फिर यूटिलिटी आपको मिल रही है 120 की, कि आपने सोचा यार 120 रुपए में ये टी शर्ट मिल जाए और वो 100 रुपए मांग रहा है, तब आप फायदे में हो, तब आप लेना चाहोगे। सही है। तो कुल मिलाकर आप तभी लोगे किसी भी चीज को कि जब आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसका प्राइस जो आपने पेड किया उसके बराबर हो। तो देखो यहां लिखा है मार्जिन यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होनी चाहिए, है ना। अब इसको लिखने के कई कई तरीके हैं। कई बार इसको लिखा जाता है एमयू ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय एमयू ऑफ मनी। इसको डिवाइड करके अपन क्या निकालते हैं, एमयूएक्स निकालते हैं और वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए। एमयूएक्स का ये फॉर्मूला है, ये जो है ये एमयूएक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख दिया, एमयू ऑफ कमोडिटी यानी एमयूएक्स, एमयू ऑफ मनी दैट इज एमयूएम। वो एक ही चीज को लिखने के कई तरीके हैं, सबके इक्विवेलेंस में प्राइस ही है, ये बात आप ध्यान दे दीजिए। तो ये सभी फॉर्मूले एक ही हैं। बोलने में एमयूएक्स और पीएक्स यूज करते हैं नॉर्मली लोग, बाकी आप एमयू ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी यूज कर सकते हो, और इसी को शॉर्ट में ये लिख देते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है, ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। जरा से इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं कुछ दे रखे हैं, वास्तव में वो यहां होंगे। क्या सपोज एमयू ऑफ मनी 4 यूटिल्स है, सही है। प्राइस ऑफ आइसक्रीम है 20 रुपए की। एमयू शुड डिक्रीज एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, ये तो अपन को पता ही है कि एमयू लगातार कम होता जाता है। तो आप आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, उससे मिलने वाला एमयू लगातार कम होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा ये यूटिलिटी है और ये कितने रुपए में आ रही है, 4 रुपए में, सही है। तो 1 रुपए से आपको जो है वो 4 यूटिल्स मिलती है। तो अपन ने देखा हमारे रुपए कितने लग रहे हैं, 120 डिवाइड बाय 4 करो 30, 100 डिवाइड बाय 4 करो 25, 80 डिवाइड बाय 4 करो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, इन सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकल गई, सही है। ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकल गई। अब हम प्राइस पे कर रहे हैं 20, चीज है 30 की, तो मतलब 30 रुपए का आपको मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकली है और प्राइस हमें करनी है 20, तो हमें तो मजा आ रहा है, यार फायदा तो हो रहा है 30 का,
पैसा पे करना है 20, करने दो और कंजम्पशन बढ़ाओ सेकंड यूनिटली, तो अभी भी ज्यादा मिल रहा है तो पे तो 20 ही करने। अब बराबर मिल रहा है, यहाँ MUX और PX बराबर हो गए, तो कंज्यूमर यही रुकना चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि अब मैं आगे करूंगा ना तो मेरे को जो फायदा हो रहा है, जो मजा आ रहा है वो तो 15 का आ रहा है, लेकिन रुपए कितने लग रहे हैं 20, यानी 20 रुपए लग रहे हैं जबकि फायदा मुझे 15 का ही हो रहा है, तो फिर मैं ये काम क्यों करूंगा। इस कंडीशन में तो मेरा MUX जो है वो कम है PX से, यहाँ मेरा MUX ज्यादा था प्राइस से, तो मैं कंजम्पशन कंटिन्यू रखूंगा। ये बात ध्यान रखना, आप कंजम्पशन तभी कंटिन्यू रखते हो जबकि MUX ज्यादा है PX से। जब MUX बराबर हो जाता है PX के, तो ये आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं और आप उसका कंजम्पशन रोक देते हैं, क्योंकि इसके बाद MUX जो है वो कम हो जाएगा PX से। जब आपको यूटिलिटी कम मिल रही है प्राइस पेड से, तो आप उसका कंजम्पशन कम करते हैं। जब आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इसीलिए आप आगे कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, देखो यूनिट्स बढ़ा रहे हो। लेकिन यहां आप ऐसा नहीं करते, यहां तो उल्टा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आप कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये एक आइडियल टेबल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बार ये टेबल खुद बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है, आगे चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी थ्योरी होती है तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो इसके भी अजम्पशंस होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर, कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ये एज्यूम करना है। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर मार्शल ने ऐसा कहा था। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट, प्राइस है वो फिक्स रहेगी, जैसे मैंने 20 रुपए एग्जांपल में कहा भी था। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो कांस्टेंट, हमारी मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी थी 4, वो भी कांस्टेंट थी। कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन, की कंज्यूमर एक समझदार पर्सन होना चाहिए, इसलिए। सही है, तो ये वही चीज अपन ने लिख दी, ये देखो MUX अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू किसके होनी चाहिए, प्राइस के। अब मैं प्राइस को मनी से मल्टीप्लाई कर दूं, या प्राइस को इधर ले आऊं या मनी को इधर ले आऊं, तो देखो ये बन जाएगा। तो ये एक ही चीज है, बताने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैंने और लिख दिया। यहाँ प्राइस यहाँ आ गई और MUM यहाँ चला गया, देखो प्राइस यहाँ आ गई, MUM यहाँ चला गया, ऐसा हो सकता है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, सर ये MUM क्या होता है, रेफर्स टू वर्थ ऑफ रुपी टू कंज्यूमर, कि उस रुपए की आपके लिए क्या कीमत है ना भाई, आप जो रुपया खर्च कर रहे हो उसकी भी तो कोई कीमत होगी। सही है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मैंने कहा जब भी MUX ज्यादा होगा प्राइस ऑफ X से, यानी यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है, तो आप उसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे। सही है, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो दोनों बराबर ना हो जाए। और MUX जहां कम होगा प्राइस ऑफ X से, तो आपको यूटिलिटी जो मिल रही है वो कम मिल रही है, तो आप उसका कंजम्पशन कम करेंगे, और तब तक कम करते जाएंगे जब तक कि वो उसके बराबर ना जाए। यानी अल्टीमेटली आपको पहुंचना कहां है, आपको पहुंचना है MUX जहां इक्वल हो जाए प्राइस ऑफ X के, है ना। अगर आप इससे ऊपर हैं कि MU ज्यादा है तो आप नीचे आएंगे। सही है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये MUX इक्वल टू PX है। अगर आपकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है प्राइस ऑफ X से, तो आप इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तब तक आएंगे जब तक कि ये बराबर ना आ जाए। सही है, तो ये इस तरीके से आपकी चीज चलती है। इस टेबल में भी यही बात समझाइए, देखो यहाँ तो MUX ज्यादा है तो आप प्रोडक्शन कंजम्पशन ज्यादा कर देते हो। सही है, और तब तक आते हो जब तक ये बराबर ना आ जाए। ओके, और यहाँ बराबर आ गया और यहाँ कम था, तो यहाँ आपको यूनिट्स कम करनी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पहुंचोगे। यहाँ आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे। अल्टीमेटली जो MUX और प्राइस X है वो यहाँ के बराबर होते हैं। बाकी इसका प्रैक्टिकल यूज में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कुछ है वो भी करके बताऊंगा, उसमें भी अपन इसका न्यूमेरिकल में यूज देखेंगे। सही है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे एक अच्छा डायग्राम उसी का बनाया गया जो पिछले पेज पे अपन ने किया है। ये आपका मार्जिन यूटिलिटी है, ये पहले पॉजिटिव था, ये यहाँ के 0 हो गया जिसको कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, और देन ये MUX नेगेटिव आ गया। सही है, तो इसमें कहा गया कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किसको कहते हैं, देखो ये तो है आपकी प्राइस, यानी 10 रुपी है ये आपकी। 10 रुपी से ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इस लाइन के ऊपर, ये आपका कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, क्योंकि आपको इस कंडीशन में रुपए तो 10 ही पे करने, लेकिन यूटिलिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। ठीक है, धीरे धीरे यूटिलिटी कम हुई। यहां आकर यानी थर्ड यूनिट के ऊपर आपकी यूटिलिटी और प्राइस जो है बराबर हो गए, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ये ई वाली जो सिचुएशन है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब आपने उसका कंजम्पशन और बढ़ाया, 4 यूनिट 5 यूनिट किया, तो आपने देखा कि यूटिलिटी कम होने लग गई। तो ये जो यूटिलिटी कम हो गई,
जबकि प्राइस तो 10 रुपए लग रही है। यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर लॉस। तो देखो एक ही डायग्राम में 3 पार्ट हो गए। लाइन के ऊपर वाला पार्ट कंज्यूमर सरप्लस है, ई वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और इस लाइन के नीचे प्राइस जितनी आप पे कर रहे हो उससे कम की यूटिलिटी मिल रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंज्यूमर लॉस कहलाता है। सही है। तो ये सिंगल यूनिट के लिए इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया है कि ये प्राइस है, ये आपका एमयू है, जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं। वो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिंगल केस था, सिंगल कमोडिटी केस था। अब 2 या मल्टी कमोडिटी केस है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी लगता है इसके अंदर। इसका भी न्यूमेरिकल जो सेक्शन है उसमें मैं आपको क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। कुल मिलाकर इसमें मुद्दा ये होता है कि इसमें 2 कमोडिटीज होती हैं, तो इसके नाम भी कई सारे हैं। इसमें एक तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी लगता है, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि एक यूनिट की जगह आप दूसरी यूनिट काम में लेंगे। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, टॉपिक ही यही है अपना। तो एंड गोसेन सेकंड लॉ, क्योंकि ये गोसेन ने दिया था, जो राइटर हुए हैं इसके वो गोसेन हुए हैं, उन्होंने इस रूल को दिया था। तो टॉपिक तो आपका वैसे ही चलेगा, इसका न्यूमेरिकल में मैं सेक्शन में डिस्कस करूंगा। मैं इसको पहले डायग्राम से आपको जो चीज है वो बता दूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अपन देख लें। सही है। देखिए ये इसका डायग्राम है आपका, ये आपका y, ये आपका x है, ठीक है, ये लाइन है इस तरीके से, और ये y1 है, ये दूसरी कमोडिटी। ये एक कमोडिटी थी, क्योंकि मैंने कब बताया था 2 कमोडिटीज का काम है। तो एक कमोडिटी तो आपकी चल रही है ये वाली, यहाँ ये वाली और ये वाली, तो दूसरी चल रही है यहां से और ये वाली। उसकी यूनिट यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इधर वाली है। तो और 1 2 3 वो ये इधर वाली है, ठीक है। तो 2 डायग्राम कंबाइंड हो रखे हैं इसके अंदर। तो एमयू दोनों के हैं, एमयू एक्स का भी है, एमयू वाई का भी है। ये एमयू एक्स का आया, ये एमयू वाई का आया, और ये आपकी प्राइस पेड है ये लाइन। जहां ये तीनों इंटरसेक्ट हो गए वो क्वांटिटी आप ले आइए। इससे आपको पता लग गया 4 क्वांटिटी एक्स की और 3 क्वांटिटी वाई की। 4 क्वांटिटी एक्स की, 3 क्वांटिटी वाई की, ये वो लेवल होगा जहां की इनका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। कंज्यूमर कहेगा कि ये वो पॉइंट है और ये वो क्वांटिटी है, ये वो प्राइस है जहां मैं स्टे करना चाहता हूं। इसी को क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले एमयू एक्स का बनाया, फिर एमयू वाई का बनाया। जहां इन्होंने प्राइस को इंटरसेक्ट किया उसको नीचे ले आया। जितनी क्वांटिटी है वो आपकी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कहलाएगी। सही है। तो इसके लिए पेज नंबर 17 पे लिखा भी है कि हाँ भाई आपकी जो एमयू है वो सिंस एमयू आर इक्वेटेड हियर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी। होता क्या है कि या तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल इंक्रीज द परचेज के, और यार खूब मजे आ रहे हैं, यूटिलिटी ज्यादा है। जहां आपकी एमयू एक्स कम होगी तो वो उसका परचेज कम कर देगा, कंजम्पशन कम कर देगा और सब्स्टिट्यूट गुड दूसरी पे चल जाएगा। जहां बराबर होगी कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। सही है। तो जहां भी एमयू एक्स ज्यादा होती है एमयू वाई से, भाई एमयू एक्स कमोडिटी का तो एमयू ज्यादा है और एमयू वाई का जो है वो कम है, तो वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, और तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। और फिर भी अगर वो बढ़ाएगा तो एमयू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एमयू वाई से। तो अब वो कहेगा कि यार अब तो एक्स कमोडिटी यूज करने से फायदा नहीं है, अब तो वाई का यूज किया जाए तो फायदा है। तो वो क्या करेगा, अपनी परचेजिंग एक्स के लिए तो रोक देगा और वाई के लिए चालू कर देगा। सही है। तो इस तरीके से पहले वो ज्यादा था एमयू एक्स, तो उसने कंजम्पशन बढ़ाता गया जब तक बराबर आ जाए, और आगे कंटिन्यू रखा तो एमयू एक्स कम आ गया, देन वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, वाई पर। अब वाई से उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा और तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक कि वो बराबर ना आ जाए। सही है। तो ये एमयू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एमयू ऑफ वाई अपॉन पी वाई से। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो ये दोनों जो बराबर हुए ना वो हुए यहां। सही है। x का mu और y का mu यहां बराबर हुए इन क्वांटिटीज पर
और इन प्राइस पर, तो इनका इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ होगा। तो ये जो चीज है ये आपको आगे मैं न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा ये क्या है। अभी तो जस्ट मैंने एक शेड्यूल से ये बात बताई है कि हाँ भाई आपका MU जो है वो बराबर कहाँ हो रहा है, वो ये यहाँ बराबर हो रहा है। सही है सर, इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ ली अल्फ्रेड मार्शल की, लेकिन सर इसकी भी क्या लिमिटेशन है? डेफिनेटली इसकी लिमिटेशन है। इन्होंने कहा यूटिलिटी इज ए फीलिंग ऑफ माइंड एंड देयर कैन नॉट बी स्टैंडर्ड मेजर कि एक पर्सन क्या फील करता है, तो यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फिगर। आप उसको जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे न्यूमेरिकली, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज मेंटल फिनोमेना। इसको आप डिजिट्स में कैसे नाप सकते हो? तो यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी जो कि अपन ने पढ़ी है कि हाँ भाई आप इस चीज को नापोगे कैसे, ये चीज प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि हाँ भाई कि मार्शल ने ना इसको यूटिल्स के अंदर नापा, जो कि गलत थी और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इसको जो है क्रिटिक्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया और बाद में एलन और हिक ने मिलकर जो 1934 में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की थ्योरी दी, जो कि इसके जस्ट अपोजिट थी। और उन्होंने कहा हम कार्डिनल नंबर में हम नापेंगे ही नहीं, हम तो रैंक्स देंगे और उन रैंक्स के हिसाब से चलेंगे। सही है। तो अब आगे अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको कार्डिनल नंबर्स का यूज नहीं करना बल्कि रैंक्स का यूज करना है। वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो आपकी कहलाएगी। सही है।